अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। मईशत की बात करें तो इन 2 दिनों में कम अज़ कम इस मुश्किल सूरत हाल में जो गुज़श्ता कई माह से जारी है, मईशत के एतबार से अगर बात करें तो 3 एक अच्छी खबरें आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी खबरें भी नहीं है लेकिन अच्छी खबरें ज़रूर हैं। उसमें एक तो जो नए आदाद शुमार आए महंगाई की अगर बात करें तो अगस्त के मुकाबले में सितंबर में जो महंगाई की शरह रही है उसमें कमी वाक़ हुई है। 2 कि अभी भी महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हमने देखा कि जब से इसहाक डार साहब वतन वापस लौटे हैं तो रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। तकरीबन 1 हफ्ते के दौरान अगर आप देखें तो कोई 11.5 रुपए से ज़्यादा जो रुपए की कदर है उसमें इजाफा हुआ है, जिसका यकीनी तौर पर अगर ये तसलसल बरकरार रहता है, रुपए की कदर में मजीद इजाफा होता है तो जाहिर है कि महंगाई की शरह में मजीद कमी वाक़ई होगी। और कल हमने देखा कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेट्रोल की कीमतों में कमी का भी ऐलान किया। अब शहबाज, ये जो तीनों डेवलपमेंट्स हैं, जाहिर है कि ये जो हुई हैं, इसहाक डार साहब को तो आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। क्रेडिट तो मेरे ख्याल में आपके दोस्त मिफ्ता साहब को जाना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ अब वो वज़ीर ख़जाना नहीं है। जब मुश्किल फैसले थे तो शायद उन्हीं को अनाउंस करने पड़े, और जब कुछ थोड़ा सा रिलीफ देने का वक्त आया तो वो वज़ीर ख़जाना नहीं रहे। वो शायद कराची की बंस रोड पे कुछ निहारी और इस तरह की चीज़ें, शायद दिल बहलाने के लिए वो कह रहे हैं कि अब मैं कोशिश नहीं, मेरे पास टाइम काफ़ी है तो मैं वो खाऊंगा। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती तो हुई है उनके साथ। बिल्कुल, वो एक पार्टी का इनका फैसला था, बट मिफ्ता इस्माइल खाने के बड़े शौकीन है तो आजकल वो दबा के खाना खा रहे हैं। देखिए, अभी भी जो तीनों बातें आपने की हैं इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि डॉलर की प्राइस कम हुई, पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइस कम हुई, फिर महंगाई की शरह भी कम होगी, लेकिन अभी भी जितनी भी कम हुई है इसकी जो रेशो है वो पाकिस्तान के अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं जो वैसे ही बड़े हाई हैं इन टर्म्स ऑफ दीज इन्फ्लेशनरी नंबर्स, उसके मुकाबले में अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो कोई खुश होने वाली बात नहीं है। सिर्फ अभी वक्ती तौर पर आप इसको इस तरीके में से देख सकते हैं कि जो ऊपर की तरफ एक ट्रैजेक्टरी जा रही थी, डॉलर ऊपर जा रहा था, महंगाई की शरह ऊपर जा रही थी, इसी तरह आपकी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर की तरफ जा रही थी, उसके अंदर एक ब्रेक जो है वो अब आ गया है वक्ती तौर पे। गॉड नोज कि आगे क्या सूरत हाल होती है। और इसहाक डार साहब आप कह लें कि खुशकिस्मत हैं कि वो उस टाइम पे आए कि ये उस वक्त वो ब्रेक लगा, बेशक थोड़ी सी सही, लेकिन उनको कम से कम वो एक फील गुड फैक्टर जो है वो इकोनॉमी के आम आदमी तो शायद इतने फंडामेंटल्स को समझते नहीं है, उनका ख्याल है कि शायद उनके आने की वजह से एकदम से तब्दीली आ रही है। डार फैक्टर इसके अंदर उस तरह नहीं है। हाँ, पेट्रोलियम मसनूआत की जब हम बात करें तो उसमें एक डार फैक्टर है, ऑल दो इसका जो ताल्लुक है वो जो कीमतें थी ओवरऑल उससे था, बट कहीं उन्होंने अपना जो कहते हैं ना वो डार की जादूगरी, वो टिंकरिंग जो करते हैं वो अपनी बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे एक जगह पे नजर आ रही है। इस दफा उन्होंने पॉजिटिव उसको टिंकरिंग की है। लेकिन आज पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने आज जो आदाद-ओ-शुमार जारी किए महंगाई के, उसके मुताबिक जो अगस्त के अंदर महंगाई की शरह 27.3% थी, अब उसमें कमी वाक़ई हुई है, ये होगी अब 23.2%। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो गई है, मतलब जो महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार थी 27% से थी अगस्त में, सितंबर में ये जो रफ्तार है वो 24 या 23% रही है, विच इज़ अ गुड नंबर। क्योंकि जो अभी फोरकास्ट आ रही थी वर्ल्ड बैंक की भी और बाकी भी कि हो सकता है कि महंगाई की शरह जो है इससे 27% से भी बढ़ जाए। सिर्फ वजारत खजाना ने अपनी कल रिपोर्ट में कहा था कि ये जो शरह बढ़ रही है इसमें अभी वक्ती तौर पर उन्होंने कहा कि अभी ये रुक सकती है। इसके अंदर जो मेजर इंपैक्ट आ रहा है, क्यों ये जो शरह रफ्तार है इसकी वो कम हुई है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो नॉन फूड आइटम्स हैं, जिनको आप एनर्जी आइटम्स भी कह सकते हैं, ज़्यादातर उनके अंदर कमी वाक़ई हुई है। लेकिन एक नंबर थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि आपको पता है कि जो सितंबर में सबसे ज्यादा शोर पड़ रहा था वो बिजली के बिलों में पड़ रहा था। इस जो पीबीएस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक बिजली के जो उसके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं उसमें 30% से ज्यादा कमी है कंपेयर टू सितंबर 2021। ये क्यों है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन हमें नजर नहीं आ रही। ये एक चीज देखने की जरूरत है। जहां तक आपकी फूड इन्फ्लेशन की बात है उसमें अभी भी अच्छा खासा इजाफा देखा जा रहा है, देहातों में भी और शहरी इलाकों में भी। ओवरऑल जो फूड इन्फ्लेशन जो अर्बन एरियाज में वो 31% है और दही इलाकों में ये कोई 33% हाई रेशो है। जो विद इन जो फूड है उसका जो अपना वेट ग्रुप है उसके अंदर जो पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं उनकी अंदर जो महंगाई की रफ्तार है वो 50% है। खुश होने की बात नहीं है, ओवरऑल ठीक है। इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ रहा था वो कम हो रहा है, अभी भी बहुत हाई है। जो पिछले 10-15 दिन पहले आपको आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में कुछ कमी वाकई नजर आ रही थी, वो एक दफा फिर बढ़ना शुरू होगी और मेरा ख्याल इस चीज का हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। कामरान, लेकिन मैं इस बात से अग्री करता हूं आपकी कि ये जो
वजह बताई जा रही है कि जो भी थोड़ी कमी वाकई हुई है कि नॉन फूड आइटम और खास करके एनर्जी की प्राइसेस, क्योंकि ये जो पिछला महीना या कम से कम 2 महीने गुजरे हैं, इसमें तो सबसे ज्यादा लोगों को बिजली के बिल मौसूल हुए हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी अगर आप देखें तो फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका एक मुतालबा तो यही है कि ये जो इजाफा किया गया है बिजली की कीमतों में और जो इतने तबाहकुन बिजली के बिल आए हैं गुज़श्ता 1-2 महीने में, उनको वापस लिया जाए। तो मेरे ख्याल में इसको क्रॉस वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि ये जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने किस बुनियाद पे कहा है कि ये नॉन फूड आइटम और खास करके जो एनर्जी की प्राइसेस हैं उसमें 30% कमी हुई है। तो वी नीड टू, आई थिंक इसमें देखिए नॉन फूड आइटम्स के अंदर सिर्फ एक ही आइटम इन्होंने दिखाई हुई है डिक्रीज, जहां पे दिखाया हुआ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस -30.5%। तो ये कैसे ये कमी हुई है, ये इनको एक्सप्लेन करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की। कल डार साहब ने बताना भी है कि वो कहां पे उन्होंने कोई जुगाड़ लगाया, कोई टिंकरिंग की है फॉर द पॉजिटिव फॉर दिस टाइम। देखिए इसके अंदर पहले कीमतों की थोड़ी सी बात कर लें। कल रात मिफ्ता हमारे मुंह से भी निकला, डार साहब को अभी चंद दिन हुए। नहीं, आपकी दोस्ती भी मिफ्ता साहब के साथ बड़ी ज्यादा थी ना? नहीं, मेरी तो सबके साथ दोस्ती होती है, वो बाद में लड़ाई भी हो जाती है ना, वो तो हमारा तो ये चलता रहता है। अच्छा देखिए, कल उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। डार साहब ने मीडिया को रात 10 बजे उन्होंने तलब किया, मीडिया गया और वहां पे उन्होंने ये खबर दी। रानी जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें कोई 12 रुपए 63 पैसे फी लीटर, आज आपने अखबारात में ये खबर पढ़ ली होगी, उसमें कमी की है। नई पेट्रोल की कीमत 224 रुपए 80 पैसे, अभी भी बहुत ज्यादा है। डीजल में भी 12 रुपए 13 पैसे कमी की है, नई प्राइस 235 रुपए 30 पैसे। कैरोसिन ऑयल में भी कोई 10 रुपए 20 पैसे की कमी है, 191 रुपए 83 पैसे इसकी प्राइस है। और लाइट डीजल ऑयल में भी 10 रुपए 80 पैसे कमी और 186 रुपए 50 पैसे फी लीटर प्राइस है। अब बात कर लेते हैं कि ये कमी कैसे की गई है। एक तो ओवरऑल जो इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें कम हो रही थी उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट आया है वो कोई 6 रुपए के करीब आया, 5 रुपए 70 पैसे के करीब है पेट्रोल के ऊपर। दो चीजें जो इसाकदार साहब ने इसके अंदर की हैं, एक तो उन्होंने ये किया कि इस वक्त जो पेट्रोलियम लेवी का रेट था पेट्रोल के ऊपर वो 37 रुपए 58 पैसे फी लीटर था। ये जो शरह मिफ्ता इस्माइल साहब ने रखी थी ये उससे भी ज्यादा थी जो कि पाकिस्तान IMF की रिक्वायरमेंट थी। उसके मुताबिक 1 सितंबर 2022 को जो पेट्रोलियम लेवी पेट्रोल के ऊपर होनी चाहिए थी वो 30 रुपए फी लीटर होनी चाहिए, बजाय 30 रुपए करने के मिफ्ता इस्माइल इसको 37 रुपए 58 पैसे पे ले गए। कल डार साहब ने इसको 37 रुपए से कम करके इन्होंने कर दिया 32 रुपए 42 पैसे। तो ये यहां पे एक उन्होंने कमी की है। और ये जो 5 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी में कमी की है ये उससे इसको जो कॉम्पनसेट उन्होंने किया, जो हाई स्पीड डीजल है पहले उसके ऊपर 7 रुपए 58 पैसे फी लीटर पेट्रोलियम लेवी थी डीजल के ऊपर, उसको बढ़ाकर उन्होंने 12 रुपए 58 पैसे कर दिया है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पेट्रोलियम लेवी जो IMF के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट है उसके तहत जो आपकी 1 अक्टूबर को प्राइस होनी चाहिए थी पेट्रोलियम लेवी का जो रेट होना चाहिए था वो 35 रुपए फी लीटर होना चाहिए था। मिफ्ता इस्माइल पहले 37.5 रुपए ले रहे थे। जो डीजल है उसके ऊपर 1 अक्टूबर को जो रेट होना चाहिए था वो 20 रुपए फी लीटर होना चाहिए था, वो अभी 12.5 रुपए है। तो IMF के जो तय करदा जो रेट्स है उनसे दोनों कम है। लेकिन इस पे कल डार साहब से इनफॉर्मली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बात हुई, उन्होंने कहा जी कि ये विद इन दी प्राइसेस जो मसनूआत है उसकी जो एडजस्टमेंट है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उनसे जब पूछा गया कि कामरान से जब हमने पूछा कि आप इसके ऊपर आपने IMF को इत्मीनान में लिया है तो उन्होंने कहा कि मैं पहले फैसले करता हूं, इंप्लीमेंट करता हूं, फिर मैं IMF से बात करता हूं। लेकिन ये बात भी तय है ना कि उनकी 2 रोज पहले जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव है IMF के कंट्री हेड हैं उनसे बिल्कुल वीडियो लिंक पे बात हुई थी और कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शायद ये जो इन्होंने पेट्रोलियम लेवी में कमी की है और पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी की है तो उसमें कहीं ना कहीं टेसिट जो अंडरस्टैंडिंग है वो IMF की है, क्योंकि पाकिस्तान सैलाब के बाद ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो इतनी सख्त शराइत हैं उसमें कुछ कमी की जाए। लेकिन दूसरी तरफ नहीं है। अभी जो उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की थी, उनकी जब मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मुलाकात तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट जरूर की है पाकिस्तान ने कि हमें 3 से 4 माह का इसमें पॉज दे दें। उसके ऊपर IMF ने भी यस नहीं कहा। जो मिशन चीफ की बात करें नेथन पोर्टर के साथ जो डार साहब की परसों वीडियो कॉन हुई है उसके अंदर उन्होंने दोबारा वो रिमाइंडर दिया है IMF के मिशन चीफ को कि ये हमने एक रिक्वेस्ट की थी, इसके ऊपर क्या प्रोग्रेस है। तो उन्होंने कहा जी हम इंटरनल इसके ऊपर अभी काम करें, अभी फर्दर उसके ऊपर कोई उन्होंने यस नहीं कहा। तो अभी उन्होंने, लेकिन बहुत सी चीजें मुझे लगता है कि इनफॉर्मल भी होती हैं क्योंकि बहुत से फैक्टर्स आगे चल के हम जो अगले सेगमेंट में बात भी करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में आपको एक विजिबल बेहतरी नजर आ रही है। वो उसमें बेहतरी अगर नजर आएगी तो जाहिर है कि लामहला तौर पर उसका इंपैक्ट जो है
वो IMF अच्छा, एक और चीज जो माजी में अगर आप देखें तो आप भी रिपोर्ट करते रहे कि जब 2013 से लेकर 2017 तक ये थे तो इसहाक डार साहब बहुत ज्यादा वेवर्स लेते रहे, 16 से 18 वेवर लिए, वेवर्स लिए IMF से। तो लगता ही है कि अभी भी हालात शायद उस तरफ कहीं ना कहीं डार साहब की और मिफ्ता साहब की ये जो IMF से डील करने वाली स्ट्रेटेजी है ना, उसमें मुझे एक वाज़ेह फर्क नजर आना चाहिए। उसकी वजह यह है, मिफ्ता साहब बहुत ज्यादा इन मामलों में वो जा रहे थे, IMF को बहुत ज्यादा वो दे रहे थे, लेकिन वो जो हालात थे उसमें मिफ्ता ठीक थे, क्योंकि IMF बिल्कुल पाकिस्तान से नाराज है। शौकत तरीन ने और इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट ने जो उनके साथ वादे किए उसको तोड़ दिया, तो उन हालात के अंदर मिफ्ता इस्माइल को जाकर नेगोशिएट करना पड़ा, बड़ी टफ सिचुएशन थी। डार साहब की दो अप्रोचेज मैंने माजी में देखी। एक तो ये कि वो जो कंट्री हेड होते हैं IMF के पाकिस्तान के अंदर, उनसे डील तो करते हैं बट इतना ज्यादा नहीं करते। ज्यादातर जो कंट्री रेप IMF के होते हैं उनको वो कहते हैं सेक्रेटरी फाइनेंस को कि आप इनके साथ डील करें। अच्छा। अपना वो लेवल है वो मिशन चीफ या फिर उससे भी ऊपर ले जाते हैं, फिर वो US ट्रेजरी डिपार्टमेंट को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो ये एक फंडामेंटल फर्क है शायद तजुर्बे का और उसका भी। इसमें एक और जो फैक्टर है, उस पर ब्रेक पे जाएंगे। इन्होंने ये भी कहा है कि हमें तो पता ना कि जिस तरह हम रुपए की कदर जिस तरह एक हफ्ते के अंदर इतनी ज्यादा उसमें इजाफा हुआ है, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अपनी जगह पे मौजूद है, कोई नए डॉलर्स आए नहीं, चेंज नहीं आया। तो इसहाक डार के आने की वजह से फिर लोग, हम ऑलरेडी प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने मैनिपुलेट करके अरबों रुपए का मुनाफा कमाया। अब ये पेट्रोलियम जो प्राइसेस हैं उसमें भी सुना है कि इसहाक डार साहब कहते हैं कि ये जो तयन किया जाता है कीमतों का, इसको भी बारीक बीनी से देखने की जरूरत है। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं शायद इसमें भी मैनिपुलेशन करती हैं, तो वहां से भी कोई गुंजाइश निकल सकती है। तो ये कल उन्होंने बात ठीक है, इनफॉर्मली बात हमसे की, जब हम मीडिया के लोगों से मिले तो इट वाज नॉट अ फॉर्मल डिस्कशन। उनका ये ख्याल था कि ये जो अभी पेट्रोलियम मसनूआत जिस फार्मूला के तहत पाकिस्तान में तय होती है ये रियलिस्टिक नहीं है। इसको प्लाट्स के साथ उन्होंने लिंक किया हुआ है, प्राइस एवरेज लेते हैं, जबकि उनका ये ख्याल था कि एक्चुअल जो प्राइस है आपको वो लेनी चाहिए, इसकी टैक्सेशन उसके बाद आती है। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका भी वो जा रहे हैं इसी महीने, जो एनुअल मीटिंग्स हो रही है वर्ल्ड बैंक की और IMF की, वो अटेंड करेंगे। वहां पे ये प्रोग्राम की जो मराहत लेनी है हमने उनसे कंसेशन, उस पर भी बात होगी। उसके बाद वापसी पे कहते हैं मैं जब मैं आऊंगा तो इन चीज़ों को देखूंगा। उनके सामने इस वक्त काफ़ी चीज़ें ओपन पड़ी हुई हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पिछले 4-5 साल में जिस तरीके से मखसूस सेक्टर्स को, मखसूस कंपनीज को तो शायद कहना मुनासिब नहीं होगा, बट मखसूस सेक्टर्स को जो फ़ायदा दिया गया वो उसमें एक ये भी है कि जो डार की साहब की बात कर रहा था ना कि इसके अंदर जो प्राइसिंग के अंदर पेट्रोल का, इन्होंने जो इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन जो एक प्राइस होती है कराची से अपवर्ड जो आपने पेट्रोलियम मसनूआत को मूव करना, तो पर लीटर उसकी जो चार्जेस थे उसमें भी तकरीबन इन्होंने ₹2 कमी की है। तो ₹2 वहां से कमी करके इन्होंने बेनिफिट पास किया, ₹5 टैक्सेशन से और 5-5.5 आपको आ रहा था उधर से। किया कि वो इसी माह अमेरिका जा रहे हैं, वो तो खैर अमेरिका अभी जाएंगे, लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ऑलरेडी अमेरिका पहुंच चुके हैं और वहां पर उनकी अहम मुलाकातें हो रही हैं। इस दौरे की क्या सिग्निफिकेंस है, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका के दौरे पर हैं और ये दौरा एक ऐसे मौके पर हो रहा है कि ज़ाहिर है इस हवाले से बहुत सी स्पेकुलेशंस भी हैं, गिवन द फैक्ट कि ऑन द फेस ऑफ इट जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, जो उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की एक्सटेंशन दी गई थी, वो 29 नवंबर को ख़त्म हो जाएगी। और कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद ये उनका फेयरवेल विजिट है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद अगर आर्मी चीफ एक ऐसे मौके पर विजिट कर रहे हैं और अमेरिका उनको दावत दे रहा है तो मे बी वो नवंबर के बाद भी मेरे ख्याल में आर्मी चीफ रहे। ज़ाहिर है कि ये तमाम स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि इस पर ऑलरेडी जो DG ISPR हैं वो वाजे कर चुके हैं कि आर्मी चीफ मजीद जो एक्सटेंशन है वो लेने में दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन नेवरदलेस शहबाज, इस विजिट के ज़ाहिर है कि 2 पहलू हैं। डोमेस्टिक एस्पेक्ट जैसे मैंने बात कही, एक्सटेंशन और नो एक्सटेंशन, और दूसरा जो पहलू है वो है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं। जो मेरी मालूमात हैं, ये विजिट जो गुज़श्ता कई महीनों से प्लान हो रहा था, एटलीस्ट 3 मौक़ों पर यह विजिट प्लान हुआ और फिर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उसको मुलतवी करना पड़ा। पहले साल के शुरू में ये विजिट प्लान किया गया था, लेकिन यूक्रेन वॉर की वजह से वहाँ पर जो उनकी मिलिट्री क़यादत थी अमेरिका की, वो मसरूफ़ थी, विजिट पोस्टपोन हो गया। फिर मार्च-अप्रैल की बात आई। मार्च-अप्रैल में आपको पता है कि पाकिस्तान में एक सियासी तूफान आया हुआ था, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद आ गई थी इमरान खान साहब के खिलाफ और गवर्नमेंट चेंज हो गई, फिर वो विजिट पोस्टपोन हो गया। अगस्त में भी फिर प्लान था, जब कमर जावेद बाजवा गए थे बरतानिया के दौरे पे, वहाँ से शायद वो अमेरिका चले जाएं, वो भी फिर विजिट नहीं हो सका। अब बाकायदा तौर पर फाइनली
वो अमेरिका जा चुके हैं और ये विजिट जो हो रहा है वो जो अमेरिकी वज़ीर दिफा हैं उनकी दावत पे हो रहा है। तो कम से कम अमेरिका से जो सिग्नलिंग आ रही है वो ये कह रहे हैं कि एक लॉन्ग ओवरड्यू विजिट था और इसका कोई पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक सिचुएशन है कम से कम उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आपने जो स्टार्ट में पॉइंट रेज किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आर्मी चीफ इन लेस देन 2 months नाउ वो रिटायर हो रहे हैं और इस मौके के ऊपर उनका वहाँ पे जाना ये इसकी एक अपनी एक इम्प्लीकेशन भी और इसके मुख्तलिफ लोग इसके मुख्तलिफ इसके मतलब निकालेंगे। क्या माजी में ऐसी कोई प्रैक्टिस रही है या कोई ऐसी कोई ट्रेडिशन हो, प्रेसिडेंट हो कि आर्मी चीफ, आउट गोइंग आर्मी चीफ जो है वो गए हों अमेरिका के दौरे पे? आई कांट एग्जैक्टली रिकॉल कि ऐसी कोई ट्रेडिशन है कि क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फेयरवेल विजिट है, लेकिन मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताया कि वजह ये थी कि लॉन्ग ओवर ड्यू विजिट था लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर विजिट नहीं हुआ। और मेरा ये सवाल भी हुआ कि अगर वाकई आर्मी चीफ जो है रिटायर हो रहे हैं तो क्यों अमेरिका एक ऐसे आर्मी चीफ को जो 2 माह के बाद चेंज ऑफ कमांड हो जाएगी तो उनसे इंटरेक्ट करेगा। तो वहाँ पे अमेरिका में जो मेरे ज़राए हैं उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खास करके जो दिफाई सतह पर पेंटागन और GHQ के ताल्लुकात हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आर्मी चीफ अगर तब्दील भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके इस दौरे के साथ कुछ और भी ऐसे जो लोग हैं वो जा रहे हैं बल्कि गए हैं। जो मेरी इत्तला है कि DGISI जो हैं वो भी उनके साथ शरीक हैं, जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं बड़ी अहम पोजीशन होती है आर्मी चीफ के बाद वो भी इस दौरे में हैं, DGMO भी इस दौरे में शरीक हैं। तो उनके ख्याल में कतई नज़र इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा आई थिंक डोमेस्टिकली जो भी अपनी जगह हों, जो ओवरऑल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में जो अमेरिका का नुक्ता नज़र है वो समझते हैं कि कई हवालों से उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिससे अमेरिका उनसे खुश है। मसलन अफगानिस्तान का मसला हो और ख़ास करके अगर आप एक और जो एलिमेंट देखें वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप थे माजी में जिस पर कंसर्न रहा अमेरिका को, जिहादी ग्रुप्स थे, उस पर उनका ख्याल है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। वो बेशक फैटफ के अंडर हुआ हो या किसी और वजह से बहुत से ऐसे ग्रोहों को पाकिस्तान ने कंट्रोल किया है जिसकी वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर आप ये कहें कि इंडिया के साथ मुतालबा अब नहीं आ रहा। आप उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि इस विजिट से पहले वज़ीर ख़ारजा बिलावल ने दौरा किया और जो रीड आउट वहाँ से आया और मेरे लिए ये हैरान कुन बात थी क्योंकि आम तौर पर किसी भी सतह पे जब पाकिस्तानी और अमरीकी हुकाम की मुलाकात होती थी तो उसके बाद जो सरकारी बयानिया जो अमेरिका की तरफ से आता था उसमें एक लाइन ज़रूर होती थी कि पाकिस्तान बिला तफरीक तमाम जो दहशतगर्द ग्रोह हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन जो रीड आउट मैंने बिलावल के विजिट के बाद अमेरिका की तरफ से देखा उसमें कम अज़ कम मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आई। और उसकी वजह यह है, मैंने पूछा वहाँ पे अमेरिका में जो कुछ लोग हैं उनका ये कहना था क्योंकि पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक अमेरिका के जो कंसर्न है वो बेशक साजिद मीर का जिक्र हो, हाफिज सईद हो या इस तरह के हों, पाकिस्तान ने फैटफ के तहत उन कंसर्न्स को एड्रेस किया है तो शायद उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उस वजह से भी ये समझते हैं। एक और जो चीज़ हुई है कामरान, इसके अंदर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सीज फायर है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वो भी अभी मेंटेन है और बावजूद इसके कि जो इंडिया ने एक यूनिलैटरल स्टेप लिया नेक्स्ट करने की कोशिश की, कश्मीर बल्कि कर लिया इन अ वे, उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने उस तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने रिएक्शन नहीं दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो साबिक हैं उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने कभी किसी सड़क का नाम तब्दील कर दिया, कभी डी चौक के ऊपर उन्होंने 2 घंटे मुलाजमीन को खड़ा कर दिया, उसके अलावा हमने कोई उसके ऊपर खास एक्शन नहीं दिया। तो लगे ऐसा ये था कि ये भी प्रॉबेबली पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी कि ठीक है। बल्कि मैं आपको ये भी खबर दे दूं इवन के थ्रू अमेरिका ही इवन के इंडिया भी एक्नॉलेज करता है कि इस दौर में जो एक वजह है कि सीज फायर अभी तक होल्ड कर रही है उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की तरफ से हालिया अरसे में कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि इंडिया का जो मौक़िफ़ रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो दोनों मुल्कों की अफवाज आपस में गोलाबारी क्यों होती थी उसकी वजह जो भारत का मौक़िफ़ है वो ज़रूरी नहीं कि उनका मौक़िफ़ ठीक हो। वो ये कहते थे कि पाकिस्तान इसकी आड़ में जो यहाँ से बंदे भेजता था जो मकबूजा कश्मीर के अंदर, तो उनका ख्याल है कि क्योंकि अब पाकिस्तान की तरफ से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रही तो इसलिए उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो ये एक्नॉलेज भारत के अंदर भी है कि पाकिस्तान ने हालिया सालों में हालिया महीनों में बहुत ज़्यादा उस पर काम किया है। शायद इसी वजह से ऑफ एंड ऑन ये उम्मीद बढ़ती भी चली जा रही थी कि शायद दोनों मुल्कों के दरमियान एक कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ हो। लेकिन बिलावल ने भी जैसे कहा कि जो भारत के अंदर इस वक्त जो हुकूमत है शायद वो उस तरह से दिलचस्पी नहीं रखती। पाकिस्तान ने
काफ़ी मुझे लगता है कि ऑलिव ब्रांचेस दी भारत को, लेकिन भारत का जो मौक़िफ़ है या भारत को जो रवैया है शायद उसमें उस तरह से तब्दीली नहीं आई। वो जो पाकिस्तान की इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है या जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। उसकी एक मिसाल ये भी है कि देखें, हाल ही में जो बाइडन इंतज़ामिया है उन्होंने एक सेल अप्रूव की कुछ $450 मिलियन की जो पाकिस्तान में पुर्जे जो F-16 की मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। अब ये कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं थी, तो भारत ने उस पर बहुत ज़्यादा शोर मचाया। भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इस मसले को उठाया, वो भी हाल ही में अमेरिका के दौरे पर थे और उन्होंने उनके वज़ीर दिफा के साथ, उनके वज़ीर ख़ारजा के साथ, तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी। लेकिन जो अमेरिका का मौक़िफ़ था, खुद सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, खुद स्टेट डिपार्टमेंट ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके साथ, भारत के साथ हमारे ताल्लुकात अपनी नौइयत के हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट्स हैं और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि, और उन्होंने बुनियादी तौर पर जो इंडिया का जो कंसर्न है उसको रिजेक्ट किया है। और ये बड़ी मेरे ख्याल में आयरॉनिक बात है कि एक तरफ भारत, आपको पता है कि वो क्वाड का मेंबर भी है और हालिया सालों में जिस तरीके से दिफाई एतबार से अमेरिका ने भारत की मदद की है उसका नुकसान पाकिस्तान को इन द लॉन्ग रन हो सकता है। और उसके मुकाबले में एक छोटी सी एक जो सेल $40 करोड़ ग्रांट भी नहीं दी और उस पर भारत एडिशनल कुछ नहीं है, उसका एडिशनल कुछ नहीं, और उससे उनको, और वो ग्रांट नहीं है कि वो आपको $450 मिलियन आपको पे करने पड़ेंगे, सिर्फ उसकी अप्रूवल दी है। तो शायद भारत जो है वो नजरी का उनकी तरफ से सब, ये भारत के साथ एक मसला है। वो कहने को तो कहते हैं जी कि हमारा जो मुकाबला सिर्फ चीन के साथ है, पाकिस्तान के साथ हमारा मुकाबला नहीं है, लेकिन उनकी, आप कह सकते हैं कि उनकी तंग नजरी इतनी है कि छोटी सी एक जो सेल है पुर्जों की, आप पाकिस्तान में वो जहाज खरीदे हुए हैं उनको उन्होंने एयरबॉर्न रखना है, तो उसके लिए ये जरूरी होता है। बट एक और जो चीज़ तब्दीली है इसके अंदर नाज़रीन, कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि रिसेंटली अमेरिका ने एक G20 का जो डेट रिलीफ का जो मुआहदा था, जो G20 ममालिक थे उन्होंने पाकिस्तान को रिलीफ दी थी कोरोना वायरस के बाद, कोई $3.7 अरब की टोटल रिलीफ थी। उसमें 2 एग्रीमेंट्स जो थे वो यूएस से रिलेटेड थे, उसमें एक मुआहदा अभी किया है यूएस ने काफी अरसा के बाद, तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल लिया जाता है। क्या इसका कोई पाकिस्तान और चीन के इकोनॉमिक रिलेशन से कोई ताल्लुक है, ये तो भी वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की इकॉनमी अबतर सूरत हाल उसकी है, हुकूमत क्या ऐसे इकदाम ले रही है जिससे इकॉनमी की हालत बेहतर हो या मजीद खराब हो। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में कई जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ हैं वो मुश्किल का शिकार है। उसकी वजह यह है जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें खातिर खा इजाफा हुआ है हालिया महीनों में। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो बिजली, गैस और जो एनर्जी की जो प्राइसेस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उसमें जो इजाफा हुआ है उसमें जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें बनाने की जो लागत है उसमें भी यकीनी तौर पर इजाफा हुआ है। और ये शहबाज जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए इसलिए मुश्किल है सिचुएशन, क्योंकि एक तो डोमेस्टिकली इसमें महंगाई में इजाफा होता है और ख़ास करके कि ऐसे मौके पर कि जब आपको अपनी जो बरामदात है उसमें बढ़ाने की ज़रूरत है, और अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो जो इंटरनेशनल मार्केट में जो आपकी कंपेटिटिवनेस है वो कम हो जाएगी। अब इस हवाले से गवर्नमेंट बजाय कि कोई इस तरह का रिलीफ देती, सुना है कि जो इंडस्ट्री को, खास करके जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, उसको जो सब्सिडी देती थी वो सुना है कि ये विड्रॉ करने जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने लेटर एक इशू कर दिया है विड्रॉ करने के लिए। इसका बैकग्राउंड ये है कि जो इनका स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क है एक्सपोर्ट्स के लिए, उसके अंदर एक्सपोर्टर्स के साथ ये हुकूमत ने उनको एक, पिछली हुकूमत ने भी और इसने फिर आगे इसको कंटिन्यू किया, उनको ये कहा है कि आपको रीजनली कंपेटिटिव एनर्जी प्राइसेस मिलेंगी। मतलब ये कि जो बिजली की कीमत भारत और बांग्लादेश में है उसके आसपास आपको हम जो इंश्योर करेंगे बिजली आपको सप्लाई की जाए। इस वक्त बांग्लादेश में रेट 9 सेंट्स, जो कि आज का पाकिस्तानी रुपया, अगर पाकिस्तान में भी 9 सेंट्स इस वक्त रेट है, पाकिस्तानी आज का जो रेट बनता है यूएस 9 सेंट्स का 22-23 रुपए फी यूनिट बनता है। उसके ऊपर ये एक्सपोर्टर्स को बिजली फराहम की जा रही थी। बांग्लादेश में जैसे मैंने बोला 9 सेंट है और इंडिया में कोई 7.8 सेंट्स के करीब ये रेट है। तो इसके लिए अब मसला ये है कि हमारा हिस्टोरिकली एक प्रॉब्लम ये रहा कि हम वादे तो कर लेते हैं, ऐलानात भी कर देते हैं, तालियां भी बज जाती हैं, अखबारात में इश्तहारत भी आ जाते हैं, लेकिन बजट नहीं रखा जाता। तो ये जब हुकूमत आई PMLN की, जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बजट दिया, बिजली इन्होंने वादा किया कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको हम 9 सेंट्स फी यूनिट पे प्रोवाइड करेंगे, 22-23 रुपए आज के एक्सचेंज रेट के ऊपर। इसके लिए जो उन्होंने बजट में कामरान पैसे रखे वो रखे सिर्फ 20 अरब साल के लिए। ओके।
अभी 2 माह इनको बिजली प्रोवाइड की, जुलाई में इन्होंने बिल्कुल नहीं दी उसको, बल्कि सॉरी जुलाई में इन्होंने दी 12 अरब रुपया उसकी बिजली के ऊपर सब्सिडी कॉस्ट आई, अगस्त में कोई 15 अरब रुपया आई। पूरे साल का कितना बजट था? 20 अरब। 20 अरब। 27 अरब रुपया। 27 अरब रुपया ये पहले ही 2 माह में कंज्यूम कर चुके हैं, 7 अरब उससे ज्यादा। इसके अलावा जो 2021-22 का साल था जिसमें पीटीआई की हुकूमत के 9 माह थे, उसमें भी जो बिजली इसी इन्हीं रेट्स के ऊपर दी गई, बल्कि पहले 7.5 सेंट था, उसको बढ़ाकर 9 सेंट किया गया। तो उसके बकाया जात भी कोई 33 अरब रुपए, कुछ 26 अरब पिछले साल के, और ये जो 7 अरब ये भी रहते हैं। तो अभी नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो पावर डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंडर, उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया है कि 1 अक्टूबर से ये जो रीजनली कंपेटिटिव जो बिजली फराहम की जा रही थी एक्सपोर्टर्स को, वो उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू, उसको खत्म करने का उन्होंने ये लेटर जारी कर दिया। ये 26 सितंबर का लेटर, अखबारात के अंदर खबरें भी आई हैं इसके हवाले से। अब इसके बाद अब सूरत हाल ये है, मेरी जो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हुई फ्रॉम फैसलाबाद, उनका ये कहना है कि अभी उनको 22 से 23 रुपए फी यूनिट बिजली अभी भी पड़ रही थी। तो अब अगर ये रेट्स जो बढ़ेंगे और सब्सिडी विड्रॉ हो जाएगी, जिसका भी एक इन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया है पावर डिवीजन ने, 42 से 43 रुपए फी यूनिट जो है वो बिजली की कीमत हो जाएगी। और उनका यह कहना है कि इस रेट के ऊपर हम इंटरनेशनली कंपेटिटिव नहीं रहते। ऐसी सूरत हाल में जब पहले ही दुनिया के अंदर जो है वो एक रिसेशन की बात हो रही है, हर मुल्क अब एक प्राइस वॉर की तरफ जाएगा। भारत भी कोशिश करेगा कि जब उसने अपनी को एक्सपोर्ट करनी है तो वो बेहतर रेट ऑफर करे, जो जब वो जिन कंट्री को भी वो एक्सपोर्ट कर रहा है, बांग्लादेश भी कोशिश करेगा। तो पाकिस्तान के पास जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स हैं उनके पास वो मार्जिन नहीं रहेगा कि वो कंपीट कर सकें। बजाय, मैं तो खुद खैर इस फेवर में नहीं हूं कि इनको किसी किस्म की मेजर कंसेशन देनी चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिस किस्म की सूरत आ रही है। एक्सपोर्ट्स हमारी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जब एक चीज का ऐलान कर दिया गया था और उसके बाद अगर बजट में प्रॉपर उसके ऊपर फुल बजटिंग नहीं की गई, पैसे नहीं रखे गए, तो एक्सपोर्टर्स ने तो जो माल उन्होंने देना था, जो ऑर्डर्स उन्होंने लिए, तो उन्होंने तो 9 सेंट्स के ऊपर ऑर्डर्स लिए ना। तो ये उनका कसूर तो नहीं होगा कि इस किस्म की जो बात की। कामरान, सिर्फ इसमें यही इशू नहीं है, 2-3 और भी प्रॉब्लम्स है। खैर, इसके ऊपर अभी बात ये चल रही है कि सागडार साहब के नॉलेज में ये बात लाई गई है, तो मे बी अर्ली नेक्स्ट वीक इसके ऊपर वो कोई मीटिंग करेंगे। अभी उन्होंने ये कहा है कि इसकी सालाना इसके एस्टिमेट्स हमें बताएंगे आपको कितनी इसके लिए सब्सिडी चाहिए। अगर हम सिर्फ 2 माह का ही ट्रेंड ले लें तो तकरीबन 150 से 156 अरब रुपए की सब्सिडी बनती है 20 अरब रुपए के अगेंस्ट। चले इसमें कुछ पीक और ऑफ पीक भी होती है आपकी कंजम्पशन, तो ऑन एवरेज 120 अरब रुपया मिनिमम चाहिए, मतलब 100 अरब रुपए की और सब्सिडी इनको देनी पड़ेगी जो बजट में है नहीं। दूसरा जो इशू पंजाब बेस्ड इंडस्ट्रीज का बार बार सामने आ रहा है कि सिंध के अंदर चूंकि उनकी अपनी जो कुदरती गैस है सिंध में पैदा होती है, काफी उनकी प्रोडक्शन और उनकी कंजम्पशन के हवाले से, तो उनको जो सिंध वालों को गैस मिल रही है, सिंध की जो इंडस्ट्रीज हैं वो 4 सेंट्स के ऊपर उनको गैस मिल रही है पर MMBTU। जो पंजाब की इंडस्ट्रीज हैं उनको ये 9 सेंट्स के ऊपर मिल रही है। तो जो डिफरेंस है, क्योंकि जो LNG इंपोर्ट होती है वो ज्यादातर पंजाब में सप्लाई होती है, तो जो डिफरेंस है उसकी वजह से विद इन कंट्री एक डिस्पैरिटी पैदा हो गई है। अब खदशा ये है, और आज से नहीं, 2010 से ये सिलसिला चल रहा था। उस वक्त हमारे पास गैस होती थी, हम वो चीजें पूरी कर लेते थे। अब गैस का हमें इंपोर्ट हमें करनी पड़ती है, तो अब ये डिवाइड है वो बढ़ती जा रही है। अब खदशा ये हो रहा है कि पंजाब से जो इंडस्ट्रीज है वो डिसलोकेट होके अब वो सिंध की तरफ जाएंगी, तो ये एक बड़ा कंसर्न पैदा हो रहा है। उसकी वजह से अगर ये तो यहाँ पे है ना, पहले भी हमने सुना कि बहुत सी जो हमारी इंडस्ट्री है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर ज़ाहिर है कि वो हाईली आप कह लें कि इंसेंटिव्स देते हैं कि बहुत सी इंडस्ट्री हमारी टेक्सटाइल वो यहाँ से लेके लोग इवन बांग्लादेश तक गए। लेकिन इसके अंदर एक जो पॉइंट है, ब्रेक पे जाना है, आई थिंक इंपॉर्टेंट ये है कि जब अरबों रुपए की आप सब्सिडी की बात करते हैं, ज़ाहिर है कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, आइडिया इसके पीछे ये है कि उससे कई गुना ज्यादा पैसे वापस आएंगे, एक्सपोर्ट की सूरत में जॉब क्रिएशन होगी। डोंट यू थिंक कि जब हम इन इंडस्ट्रीज को, ये अरबपति लोग होते हैं, इनको इतना ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, तो गवर्नमेंट को कोई ऐसी स्कीम भी करनी चाहिए क्योंकि इंसेंटिव भी रखें कि उसको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा कि जो इतनी एक्सपोर्ट करके हमें देगा। वो टारगेट तो शायद हम रखते नहीं हैं, हम बिला वजह शायद उनको सब्सिडी तो देते रहते हैं, लेकिन उसकी जो एक्चुअल आउटकम है वो उस तरह से हमें मिलती नहीं है। तो टैक्स पेयर्स की, ये मैं आपसे फुली इसके ऊपर एग्री करता हूँ, बल्कि इसके ऊपर मैंने एक पोजीशन भी ली हुई है कि एक्सपोर्टर्स को एक हद से ज़्यादा आपको सब्सिडाइज नहीं करना चाहिए। खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर को तो आप सोच लेना चाहिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितनी भी आप इनको सब्सिडीज दें, ओवरऑल पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 2 से 2.5 अरब डॉलर पर मंथ ही रहती है, और हम इसके ऊपर एक डिटेल प्रोग्राम भी पहले कर चुके हैं। लेकिन अब कामरान, इसके अंदर इशू ये है कि आपका इस वक्त, जैसे मैंने बोला, कि ऑर्डर्स जो हैं
Yes. वो ले लिए गए हैं। तो इसलिए कमिटमेंट से वो हुकूमत पूरी करे। कंसिस्टेंट पॉलिसी है, मेरे ख्याल में लंबा टॉपिक है। इसके ऊपर एक जाने से पहले ब्रेक पे एक और चीज कि एक्सपोर्टर्स को एक वादा किया गया था उनके साथ पिछली हुकूमत की जानिब से कि आपके जो रिफंड्स हैं हम 72 घंटों में आपको पे करेंगे। अच्छा, वो भी अब प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। अब एक्सपोर्टर्स को रिफंड्स भी नहीं मिल रहे, ऑल्दो एफबीआर ने अपना जो मंथली टारगेट है वो सरपास कर लिया। ब्रेक लेते हैं। जो एफबीआर की उन्होंने बात की कि मंथली टारगेट और जो 3 माह की जो टारगेट था उससे ज्यादा ही पैसे इकट्ठे किए हैं एफबीआर ने, लेकिन ये क्या काफी होगा जो सालाना टारगेट अचीव करने के लिए? ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एफबीआर के जो पहले 3 माह के जो माली साल है ये उसके आदाद-ओ-शुमार जो रेवेन्यू कलेक्शन हुई है वो आ गए हैं और उसमें जो टारगेट था उससे तकरीबन 26 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठे किए हैं। तो शहबाज, ये तो टारगेट अचीव हो गया, लेकिन अक्सर कहते हैं कि डेविल लाइज इन द डिटेल। इसमें ये बताएं कि यार ये 3 माह वो हैं कि उसमें आपको पता है कि महंगाई की शरह में भी बेहद रिकॉर्ड आप कह लें कि इजाफा हुआ, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है? इसमें दो चीजें हैं। एक तो अगर आप देखें ना, इसके अंदर ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है वो 17% है। ये जो अभी कलेक्शन इन केबल के नंबर पहले बता देते हैं नाज़रीन को। 1610 अरब रुपए का हदफ था एफबीआर का जो कलेक्शन का, उसके मुकाबले में 1635 अरब रुपए इकट्ठे किए गए हैं, जो इसी साल का जो ये वाला अरसा था पिछले साल का उसके मुकाबले में कोई 239 अरब या 17% ज्यादा है। ये जो अब कामरान बात कर रहे हैं कि इतनी महंगाई की वो शरह बढ़ रही है तो फिर ये कलेक्शन जो ऑटोमेटिकली हो रही है, इसमें अंदर अगर डिटेल्स देखें तो जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो इस दफा काफी अरसा के बाद वो इनकम टैक्स वाली साइड से आ रहा है। इनकम टैक्स की जो कलेक्शन है उसमें 42% इजाफा हुआ है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। और उसकी बड़ी वजह यही है कि जो बजट के अंदर टैक्सेशन मेजर्स इस दफा लिए गए थे वो ज्यादातर इनकम टैक्स से रिलेटेड थे, जो कि मिफ्ता इस्माइल की एक अच्छी पॉलिसी थी। लेकिन जहां तक सेल टैक्स की बात है, सेल्स टैक्स की जो ग्रोथ है वो अभी भी 3% है। महंगाई की शरह अभी जैसे हमने बताया कि 23% हो गई है, बट जो सेल टैक्स में ग्रोथ है वो 3% है। पहले ये नेगेटिव होती थी। तो कामरान उस साइड से एज सच कोई हमें फायदा नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि अभी भी लूप होल्स हैं, अभी भी टेक्निकली होना तो जाहिर है कि जब आप इतनी चीजें, आप एक छोटी सी एग्जांपल ले लेना कि ये जो घी है या खुर्दनी तेल है, इसकी कीमतों में जितना इजाफा हुआ है तो उस पर जो 17% जीएसटी लगता है, तो नेचुरली जब कीमत बढ़ रही है तो उस पर देखिए उसके अलावा खाने पीने की अशिया के ऊपर, खाने पीने की अशिया, बेकरी आइटम्स के ऊपर अब आपका सेल्स टैक्स लग रहा है, उसके बावजूद 3% की ग्रोथ आ रही है। एफबीआर के अंदर जो इसकी इनकी कलेक्शन के अंदर लूप्स बहुत ज्यादा है। दो चीजों को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं। तो अभी हमने बात की कि एक्सपोर्टर्स को रिफंड्स नहीं मिल रहे, तो उनके ये जो 1635 अरब रुपए की कलेक्शन है, इसके अंदर वो जो एक्सपोर्टर्स का पैसा है वो कितना है वो माइनस करना पड़ेगा। दूसरा, मुझे कल सुबह किसने इतला दी कराची से कि जो कराची का लार्ज टैक्स ऑफिस है उसने शायद एडवांसेस पकड़े हैं। अच्छा, ये प्रैक्टिस खत्म हो गई थी, पहले थोड़ी बहुत होती थी, इस दफा लगता है वहां पे भी कुछ हुआ है। इसके ऊपर मैं हतमी बात नहीं कर सकता, मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे बढ़कर जो एक ज्यादा बड़ा इशू है कि आपकी जो इनकम टैक्स की बेस है वो नहीं बढ़ रही। जो साल से वही आपके जो रिटर्न फाइलर्स हैं बाय एंड लार्ज वही होते हैं। कोई किसी ने गाड़ी खरीदनी है तो वो रिटर्न फाइल कर देता है, अगले साल नहीं करता। इस साल भी नाज़रीन यही सूरत हाल रही। 30 सितंबर की डेडलाइन थी। पिछले साल जो टैक्स ईयर 2021 था, तकरीबन 36 लाख अफराद और कंपनियों ने अपने रिटर्न्स फाइल किए। अभी जो 30 सितंबर 2022 की डेडलाइन थी उसमें सिर्फ 18 लाख अफराद ने और कंपनियों ने टैक्स के अपने गोशवारे जमा करवाए। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है एफबीआर की कारकर्दगी के ऊपर। एफबीआर का ये मुतालबा रहा है कि उसको एग्जेक्टिव अलाउंस नहीं मिलता, उनको मिलना चाहिए। अगर बाकियों को मिल रहा है तो उनको भी मिलना चाहिए। वैसे मेरा जो इसके ऊपर असूली मौक़िफ़ है कि किसी को भी एग्जेक्टिव अलाउंस नहीं मिलना चाहिए। एफबीआर फिर अपने जो उसके तनख्वाहों में उसको जो प्रॉब्लम्स हैं, महंगाई है, बिल्कुल उनका राइट है, उनको सैलरीज बढ़नी चाहिए। फिर वो एडवांसेज एडवांसेज नहीं कहना चाहिए बल्कि रिवॉर्ड्स की तरफ फिर वो बोनसेस लेता है। तो अगर वो इन चीज़ों की डिमांड करते हैं तो फिर उनको यह भी सोचना है कि उनका एक जो काम है वो टैक्स बेस में इजाफा करना है। 36 लाख गोशवारे आए थे तो अब 18 लाख क्यों? हमें यह मत बताया जाए कि जी वो टैक्स ईयर 2021 तो चलता रहता है, अभी ये भी आगे जाके 36 लाख हो जाएंगे। आप इसको बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? एक चीज। और दूसरा, जो कुछ टैक्सेशन पॉलिसीज कुछ मेजर्स जून के अंदर लिए गए थे वो कोई इतने मुनासिब नहीं थे। 3 बड़े जो टैक्स मेजर्स थे वो इस वक्त कोर्ट के अंदर चैलेंज हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट जो है वो सुपर टैक्स के ऊपर एक इंटरिम रिलीफ दे चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट ने ही जो डीम्ड
डीम्ड इनकम टैक्स है प्रॉपर्टी के ऊपर जो वफाकी हुकूमत का बनता ही नहीं है आईनी तौर पर, उसके ऊपर भी उन्होंने एक इंटरिम रिलीफ दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने भी जो एडवांस टू डिपॉजिट रेशो के ऊपर टैक्सेशन हुई थी बैंक्स की, उसके ऊपर रिलीफ दिया है, पार्शियल रिलीफ है। मे बी ये इसके ऊपर कोई शायद स्टे ना आए, क्योंकि लगता है ये वाला मेजर रिलेटिवली बेहतर था अदर देन द टू अदर मेजर्स। तो एफबीआर को अपनी जो टैक्स बेस है पाकिस्तान की उसकी बढ़ाने के ऊपर गौर करना चाहिए। एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स मत रोकें, ठीक है, जब कारकर्दगी अच्छी होगी तो फिर आपके लिए बात भी की जाएगी कि आपकी सैलरीज में भी इजाफा हो। लेकिन क्विकली ये जो आपने कहा कि कुछ जो मेजर्स हैं एफबीआर के वो चैलेंज हो गए हैं, खास करके जो सुपर टैक्स की बात हो रही है, तो जाहिर है कि जो गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा था एफबीआर का कुछ 7,400 अरब रुपए, तो डू यू थिंक कि अगर ये जो कोर्ट्स हैं इनको बरकरार नहीं रखती तो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम? देखिए इस वक्त तीन जो मेजर्स हैं, जो बड़े मेजर्स हैं इसके ऊपर, सुपर टैक्स है, डीम्ड इनकम टैक्स है और जो बैंक वाला टैक्स है, इनकी एडिशनल जो इनकम है एफबीआर का जो एस्टिमेट है 125 अरब रुपए का है सालाना। तो इसमें जो डीम्ड इनकम टैक्स है इनिशियली उसे एस्टिमेट इनका 30 अरब रुपए का था, बाद में एफबीआर ने कहा जी नहीं 15 अरब है। तो इनकी जो इंटरनल असेसमेंट है कि अगर कोर्ट्स के एडवर्स डिसीजंस आते हैं तो 50 अरब रुपए से 100 अरब रुपए का उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। एक तो ये चीज, दूसरा फिर फ्लड्स का भी एक इंपैक्ट आना तो नहीं चाहिए, बट एफबीआर कहेगा कि वो आया है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो इसकी ओवरऑल कलेक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मोर देन कि इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है, मेरा ख्याल फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब को ये चीज देखनी चाहिए कि वो जो लोग जो ऑफिशियल इस तरह के टैक्स मेजर्स लेते हैं क्या वो कॉम्पिटेंट इनफ हैं। बल्कि लाहौर हाई कोर्ट ने अपना जो एक उन्होंने इंटरिम ऑर्डर इशू किया था, उन्होंने एफबीआर के एक मेंबर के जो उनका था उनकी जो कॉम्पिटेंस के ऊपर उन्होंने डाउट्स एक्सप्रेस किए थे। तो अगली हियरिंग में उन्होंने उस एफबीआर ने रिक्वेस्ट की थी ये जो डाउट का जो कॉम्पिटेंस के ऊपर डाउट का उन्होंने कहा इसको एक्सपंज कर दे, लेकिन वो कोर्ट ने एक्सपंज तो नहीं कहा, उसके साथ ये कहा कि ठीक है उसकी जात के ऊपर ये रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। वक्त हमारे पास खत्म हो गया। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।